साथियों नमस्कार। कैसे? देखिए, हम लोग मेंस की भी तैयारी एक तरफ कर रहे हैं। एक मिनट। ठीक है। और मेंस में हम लोगों ने पेपर 2 की भी कुछ पोर्शन पढ़े हैं, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी और साइंस टेक हो गया है। पेपर 1 में आईआर और हिस्ट्री लगभग अब खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, ये सब कंप्लीट कर लिए हैं। और प्रीलिम्स के लेवल पर हम लोग विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक 3 टेस्ट हो चुका है, लेकिन डिस्कशन सिर्फ एक का हुआ है। आज हम लोग दूसरा टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उससे पहले कि आप लोग पीसीएस यात्रा का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर पीडीएफ, टेस्ट, वीकली शेड्यूल सारी चीजें मिलते रहेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित में से कौन से केस मूल अधिकार राजनीतिक राज्य के नीति निदेशक तत्व के बीच टकराव की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए पहला क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है आईआर कोहिलो। तो आईआर कोहिलो तो जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड था। ठीक है, तो ये तो पहले ही नहीं होगा। जैसे ही पहला ऑप्शन कट हुआ, ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। अब कौन बचा? 2 और 4 और 3 और 4। 4 तो अब ऐसे ही सही हो जाएगा, 4 तो देखना ही नहीं है एग्जाम में। ठीक है, अब 2 देख लेते हैं। गोलकनाथ। गोलकनाथ किससे रिलेटेड है? संसद। गोलकनाथ में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि संसद किसी भी फंडामेंटल राइट जो कि प्रकृति में अनुउल्लंघनीय है, फंडामेंटल राइट को उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, उसको ख़त्म नहीं कर सकती है। इसलिए डीपीएसपी के कार्यान्वयन के लिए, मतलब लागू करने के लिए, फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं किया जा सकता है। यानी ये डीपीएसपी वर्सेस क्या हो गया, सॉरी, ये क्या हुआ? डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट हो गया ना, तो दूसरा हो गया। जैसे ही दूसरा हो गया तो 2 और 4 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमको चार चार देखने की ज़रूरत भी नहीं है, 3 देखने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन चलिए यहाँ टेस्ट है तो देख लेते हैं। मेनका गांधीवाद ये क्या था? ये जीवन के अधिकार से रिलेटेड था। ठीक है, और मिनर्वा मिल्स, मिनर्वा मिल्स किससे रिलेटेड था? देखिए, मिनर्वा मिल्स में ये कहा गया था कि फंडामेंटल राइट को डीपीएसपी पर वरीयता देने की बात कही गई थी। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेनका गांधी में कहा गया था ये फंडामेंटल राइट को डीपीएसपी पर वरीयता दी गई थी। ये मिनर्वा मिल्स के बारे में कहा गया। ठीक है, तो ये हो गया 2 और 4। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा उदारवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, अब देखिए, डीपीएसपी को हम लोग जनरली तौर पे 3 भागों में बांट देते हैं: समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी, बौद्धिक। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा की बात कही गई है डीपीएसपी में। यह अनुच्छेद 45 में है, लेकिन यह समाजवादी है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? उदारवादी विचारधारा के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, इसलिए यह नहीं होगा। आगे देखिए, राज्य के लोक सेवाओं में कार्यपालिका को विधायिका से पृथक करना, ये 50 में, आर्टिकल 50 में कहा रहा है। यह आर्टिकल 50 में है। ठीक है, लेकिन यह ना ही तो गांधीवादी है, ना ही उदारवादी बौद्धिकवादी है। ये क्या है? यह है समाजवादी। ओके, उसके बाद मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटान को प्रोत्साहित करना, ये आर्टिकल 51 में है। और यह है समाजवादी, सॉरी, यह है उदारवादी बौद्धिक। तो इसका आंसर केवल 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? देखिए, अनुच्छेद 18 सैन्य और नागरिक दोनों सिपाहियों की स्वीकृति पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाता है। देखिए, स्पष्ट प्रतिबंध की बात कर रही है। और संविधान में ऐसी बातें कहा नहीं जाता स्पष्ट, क्योंकि हमारे संविधान को लचीला बनाया गया है, ताकि समय समय पर उसमें संशोधन किया जा सके। इसलिए अगर संविधान को लेकर ऐसी बातें कहा जाए स्पष्ट 100%, तो वो चीज़ें क्या होती है? गलत होती है। ओके, तो देखिए, अब इसके बारे में ये चीज़ें यहाँ पे गलत हो जाएगी। अब दूसरा देखिए, अनुच्छेद 18 में नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए निषेधात्मक उपबंध है। ऐसी बात नहीं है, ये नागरिक और गैर नागरिकों के लिए नहीं है। देखिए, जो केवल नागरिक के लिए है वह है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। 15, 16, 19, 29, 30 ये ओनली सिटीजन्स के लिए है, जो इंडिया के नागरिक हैं। इसके अलावा जो भी बचता है
वो सब नागरिक और गैर नागरिक दोनों के हैं। गैर नागरिक जो दूसरे देश के हो या फिर हमारे यहाँ आकर अभी बसे हुए हो, उनके लिए। ठीक, अगर इस प्रावधान का ये लोग उल्लंघन होता है तो कोई दंड का प्रावधान नहीं है। किस प्रावधान का? किस प्रावधान का? उपाधि वाले को लेकर। ओके, हालांकि संसद इसे निपटने और विधि निर्माण करने के लिए कर सकता है, लेकिन संसद अब तक ऐसा कोई कानून बनाया नहीं है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग, 3 क्वेश्चन हो गया, चौथे नंबर पे देखते हैं। 50 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत गांधीवादी पर आधारित है? अभी हम लोगों ने देखा, एक गांधीवादी होता है, एक उदारवादी होता है और एक समाजवादी होता है। ठीक है, समान न्याय, जैसे ही समान की बात आ गई वो समाजवादी पर हो जाएगा, कैंसिल, गलत हो जाएगा। अब देखो, जैसे ही एक ऑप्शन कटा ये खत्म हो गया। ठीक, अब देखिए, लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर के ऊपर उठने के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, ये भी समाजवादी है। और जैसे ही अब 2 कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, कटोंग बाबा कटोंग। तो 3 नंबर हो गया इसका आंसर। एग्जाम में अगला पढ़ना ही नहीं है, लगाना है और आगे निकलना है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए, ग्राम पंचायत, महात्मा गांधी इसकी बात करते ही थे। ग्राम पंचायत का संगठन करना और उन्हें स्वशासन इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करना, तो ये गांधीवादी बात है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 क्या है? मौलिक अधिकार है। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा कथन सही है? यही पूछ रहा है ना, सही कथन ही पूछ रहा है। देखिए, यह पूर्व संवैधानिक और मौजूदा विधि दोनों की व्याख्या करने का अधिकार प्रदान करता है, यह बात सही है। यह पहले से संवैधानिक कोई विधि हो या फिर हाल फिलहाल का हो, दोनों का यह व्याख्या करता है। ठीक है, वर्तमान में अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संशोधन को अनुच्छेद 13 की व्याख्या के तहत विधि नहीं है, यहाँ तक ये बात सही है। ठीक है, आगे देखिए, ये 13 में ये बात कहा गया है कि 368 के तहत जो भी संशोधन किया जाएगा 13 की व्याख्या के तहत एक विधि नहीं है, इसलिए इन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये बात गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाली पोर्शन इतना गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ें केशवानंद भारतीवाद में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है केशवानंद भारती में, देखिए, अगर फंडामेंटल राइट जो बेसिक स्ट्रक्चर का भाग हो, 13 में क्या कहता है कि यदि कोई कानून फंडामेंटल राइट से असंगत होता है तो वह लॉ को क्या करेगा? शून्य बना देगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा केशवानंद भारतीवाद में ये बातें बता रखा है। ठीक है, तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएगा। यहाँ तक तो सही है ये, लेकिन उसके बाद इसलिए ऐसा चुनौती नहीं दी जा सकती है, ऐसा थोड़ी दे ही सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। 6 नंबर, भारतीय संविधान के भाग 4(1) के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का क्या महत्व है? ठीक है, मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन से ऐड किया गया था। ठीक, उसके बाद कितना, 10 मूल कर्तव्य ना। हाँ, देखिए, ये समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी के रूप में काम करता है। सही है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज को अगर जलाओगे तो जलाना ये हमारा कर्तव्य थोड़ी ना है, ये तो हम इसके विरोध है, विरोधी वाली बात हो गई। ठीक, ये किसी विधि की संवैधानिक वैधता की जांच करने और निर्धारण में न्यायालयों की सहायता करते हैं, ये भी बात सही है। यानी 1 और 2 सही हो गया, तो ये भी गलत, ये भी गलत। अब तीसरा देखिए, ये राज्य द्वारा किए जाने वाले उल्लंघन के विरुद्ध लोगों की स्वतंत्रता और स्वाधीनता की रक्षा करता है। नहीं, यह काम तो फंडामेंटल राइट का है, ऐसे ही गलत हो गया 3। तो कौन आंसर हो जाएगा? 1 और 2। ओके, अगला देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निम्नलिखित में से किन 2 निदेशक तत्वों को 14 और 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकार पर वरीयता दी गई है? तो वो है 39B और 39C। अगर ये लागू हुआ तो ऐसा किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? यानी किसी विधि को इस आधार पर शून्य नहीं किया जा सकता है कि 14 और 19 और 31 के तहत फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है। ठीक है,
इसीलिए 39 बी और सी लागू होगा। तो उसको लेकर हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट 32 के अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत नहीं जा सकते हैं कि हमारा किसी अन्य फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। ठीक, 39 बी और सी क्या है आप लोग बताओ। अध्यादेश के बारे में पूछ रहा है, राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में। इसके द्वारा संसद के किसी भी अधिनियम को निरसित या संशोधित किया जा सकता है। सही है। ये भूतलक्षी प्रभाव यानी पहले से लागू हो सकता है, ये बात सही है। ओके, लेकिन ध्यान रखना है संविधान संशोधन के लिए ये लागू नहीं होगा। इस सामान्य परिस्थिति में राज्य सूची इसे सामान्य परिस्थिति में यानी नॉर्मल डे में, जैसे मान लीजिए आजकल बिना किसी राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपातकाल के समय में विषयों पर जारी कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। सामान्य स्थिति में क्यों करेगा? सामान्य स्थिति में अगर राज्य सूची पर कुछ करना है तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट बैठी है ना, सारी चीज़ें वो करेगी, ये क्यों करेगा? ठीक, तो इसलिए कथन गलत हो जाएगा। 3 जैसे ही गलत, ये सारे स्टेटमेंट कट गए, बचे ये 1 और 2, आंसर हो गया। आगे देखिए, लेकिन बाद में यदि इसी अध्यादेश ऑर्डिनेंस को दोनों संसद अनुमोदित कर देता है तो वो क्या बन जाएगा? लॉ बन जाएगा। ओके, आइए आगे देखते हैं। सब जुकाम का आवाज़ है, ठीक है, इग्नोर कर देना भाई इसको। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व। उसके बारे में बताना है। विधि निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। सही है, अगर राज्य के पास पैसा रहा, उतना सारा साधन रहा तो करेगा, वरना नहीं करेगा। इसीलिए तो उसको डीपीएसपी में रख दिया गया है। निदेशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के समरूप है। सही है, ऐसा बी आर अम्बेडकर ने ये बात बोला था, वही बात है यहाँ पर, दोनों कथन सही हो गया। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा डीपीएसपी को विधिक रूप से गैर परिवर्तनीय यानी कि हम संविधान अगर इसका उल्लंघन होता है, अगर सरकार हमें नहीं देती है इसके बारे में, तो हम इसको लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कारण क्या रहा था कि राज्य के पास वित्तीय साधन उपलब्ध नहीं था, देश के व्यापक विविधता और पिछड़ेपन की उपस्थिति थी, इस वजह से दोनों सही है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में देखिए बताना है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। सबसे पहले देखिए, प्रेसिडेंट में कौन लेता है? विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, ओनली निर्वाचित सदस्य, चाहे विधानसभा दिल्ली और पुदुचेरी का हो। ठीक है, उपराष्ट्रपति में कौन लेता है? राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, और प्रेसिडेंट का जब महाभियोग इम्पीचमेंट आता है तो उसमें कौन कौन भाग लेता है? ओनली लोकसभा एंड राज्यसभा के टोटल मेंबर। ठीक है, वहाँ टोटल निर्वाचन में भाग नहीं लिया था क्योंकि मनोनीत निर्वाचन में भाग नहीं लेता है, वहीं इम्पीचमेंट जब होगा तो टोटल भाग लेगा। ठीक, देखिए ये उपराष्ट्रपति का मतदान यानी वोटिंग खुले मत पत्र के माध्यम से होता है, ऐसा कुछ नहीं है, गुप्त होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के विपरीत विधायक इन निर्वाचन में मतदान नहीं करते, ये बात सही है, अभी हम लोगों ने देखा ही। उपराष्ट्रपति में थोड़ी ना करता है, उपराष्ट्रपति में केवल राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ओके, तो केवल एक कथन हो जाएगा, सॉरी केवल 2। आगे देखिए, भारत के संविधान के बारे में बताना है, किनका शिक्षा पर प्रत्यक्ष प्रभाव है। डीपीएसपी में 45 में दिया गया है कि राज्य ऐसा करेगा। मूल अधिकार 21A में कहा गया है, प्रस्तावना में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। 3 जैसे गलत हुआ, ये और ये खत्म हुआ, यानी 1 और 2 सही है। अब देखिए चौथा, मूल कर्तव्य 51 क में कहा गया है, 86वें संविधान संशोधन से कहा गया था। 2002 में 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाने का कर्तव्य होगा पेरेंट्स का। ठीक है, इसलिए हो जाएगा 1, 2 और 4 कहाँ है, ये रहा। ओके, आगे देखिए, सॉरी, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत,
उपराष्ट्रपति को राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अर्हित होना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन वह सदस्य होता नहीं है, बस उसकी अर्हता रखनी चाहिए। अर्हता क्या चाहिए? 35 साल, भारत का नागरिक, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी। जब राष्ट्रपति अनुपस्थित या बीमारी के कारण अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति केवल 6 माह की अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। एकदम बात सही है। लेकिन वहीं यदि राष्ट्रपति का चुनाव समय से पहले किसी कारणवश नहीं हो पाता है, देखिए अगर समय से पहले किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए। वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में अपना वेतन प्राप्त करता है, ये बात सही है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को जो भी वेतन भत्ता मिलता है, उपराष्ट्रपति को जो भी वेतन भत्ता मिलता है वह उपराष्ट्रपति के होने के कारण नहीं मिलता है, राज्यसभा के सभापति होने के कारण मिलता है। क्यों मिलता है? राज्यसभा के सभापति होने के कारण मिलता है, इसलिए ये कथन सही है। अगला देखिए, एक मिनट देखिए। उपराष्ट्रपति का पद वरीयता अनुक्रम में भारत के प्रधानमंत्री के बाद आता है, नहीं, प्रधानमंत्री के पहले आता है। ठीक, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ऐसे। मूल कर्तव्य के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन गलत है। मूल कर्तव्य को कुछ अन्य विधिक प्रावधानों के माध्यम से लागू किया जा सकता है, सही है, क्योंकि यह परिवर्तनीय भी होता है। 32 और 226 के तहत हम न्यायालय जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये विधि की संवैधानिकता, वैधता का परीक्षण करने के लिए सही बात है, ये मूल संरचना है। ये भारत में निवास करने वाले विदेशियों के लिए मूल कर्तव्य को विस्तारित किया जा सकता है। अगला देखते हैं। संप्रभुता की रक्षा करना और अक्षुण्ण रखना एक मूल कर्तव्य है, ये बात सही है। मूल कर्तव्य को विदेशियों के लिए क्यों कहेंगे? अगर मतलब मान लीजिए हमारा नेशनल फ्लैग है, उसको कोई पाकिस्तानी अगर अपने देश में अगर जला रहा है तो हम उस पर अब अपने देश के अनुसार कार्रवाई नहीं करेंगे, उधर भी वहाँ भी कार्रवाई कोई नहीं होगी, नहीं कर सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज आर अवेलेबल, किसके लिए अवेलेबल है? ओनली फॉर सिटीजन्स, किसके लिए है? ओनली फॉर सिटीजन्स, ध्यान रखना है। और फंडामेंटल राइट जो ओनली फॉर सिटीजन्स के लिए है 15, 16, 19 और 29। कौन? 15, 16, 19 और 29। और फंडामेंटल ड्यूटीज ओनली फॉर सिटीजन्स है। ठीक, आगे देखिए। कितना क्वेश्चन हुआ? 14 हो गया। आइए 15 नंबर। विधि का शासन एवं विधि द्वारा शासन के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। विधि का शासन देश के विधि निर्माण करने वाले सर्वोच्च प्राधिकरण के द्वारा शक्ति के असीमित प्रयोग को नियंत्रित करता है। विधि का शासन है, इसका मतलब क्या हुआ कि संसद कुछ भी उलूल जुलूल का कानून नहीं बना सकता है। ठीक है, और विधि द्वारा शासन का मतलब होगा कि देश के विधि निर्माण करने वाले सर्वोच्च प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा, ये भी बात सही, क्योंकि विधि वही बनाएगा। विधि का शासन और विधि द्वारा शासन दोनों ही केवल क्या कह रहा है? केवल नैतिक विधियों में शामिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, नैतिक और अनैतिक दोनों हो सकता है। जैसे देखिए, साउथ अफ्रीका में रंगभेद शासन को अधिनियमित रूल के आधार पर उचित करना, ये क्या है बताइए? ये क्या है? नैतिक है, अनैतिक है? ऐसी चीज़ें यहाँ पर कुछ भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा कथन जैसे ही गलत हो गया, ये सारे खत्म, आंसर हो गए 1 और 2। आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा या से संविधान संशोधन भारतीय संविधान के 4A से संबंधित है? ठीक है, 42वां से किया गया था, 42वां से क्या 4A जोड़ा गया, 4A में 51A जोड़ा गया था और फंडामेंटल ड्यूटी डाला गया। 44वां संविधान संशोधन ऐसा कुछ है ही नहीं, 4A में उसमें नहीं कुछ किया गया था। 86वां संविधान संशोधन, दो नंबर देखो क्या हो गया, गलत हो गया, ये खत्म हो गया, एक सही है। तीसरा देखिए, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, इससे क्या किया गया था? हाँ, इससे 4A में किया गया था, यानी कि मौलिक कर्तव्य में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर को देने की बात कही गई थी। तो 1 और 3 सही हो जाएंगे, यानी आंसर क्या हो गया? 1 और 3। आगे देखिए। मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है?
इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा सुरक्षा एवं गारंटी प्रदान की जाती है, सही, आर्टिकल 32 के तहत। राज्य केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी कर सकता है। संसद द्वारा साधारण अधिनियम और संवैधानिक संशोधन अधिनियम दोनों के माध्यम से इनमें कटौती किया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं, एकदम संशोधन के माध्यम से ही किया जा सकता है। इसके अलावा मूल अधिकार में साधारण की बात ही नहीं आती है। राष्ट्रीय आपात को छोड़ के समय 20 और 21 को छोड़कर, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी निलंबित हो जाते हैं। ठीक है। हाँ, तो हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे थे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में बताना है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल को लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से ही वापस लिया जा सकता है। अगला कथन देखिए, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा आपातकाल को निरस्त करने के संबंध में लिखित नोटिस प्राप्त करने के बाद 30 दिन के भीतर विशेष बैठक आहूत करना अनिवार्य है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये देखिए, ये क्या इसमें बोला है कि लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से ही वापस लिया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल राष्ट्रपति अगर उद्घोषणा करके कि अब आपातकाल की खत्म की जाती है, आपातकाल अब नहीं चाहिए, ठीक है, तो भी अराष्ट्रीय आपातकाल खत्म हो जाएगा। और यहाँ जो 30 दिन दिया है ना कि 30 दिन के भीतर विशेष बैठक आहूत करना अनिवार्य है, नहीं, यह 14 दिन होता है। ठीक है, देखिए, जब क्या होता है ना, जब सदन सत्र में ना हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/10 यानी कितना है, टोटल 55 हो जाएगा। ओके, 55 संख्या जो भी 55 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा द्वारा अध्यक्ष को दे दिया जाएगा, ये नोटिस देना अनिवार्य है। ठीक है, ताकि 14 दिन के भीतर विशेष बैठक आहूत कराया जा सके। ठीक, आगे देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऐसे लक्ष्य और उद्देश्य जिन्हें समाज को अपनाना चाहिए, ये बात सही है, तभी तो उसको डीपीएसपी में रखा गया है कि जैसी जैसी स्थिति होगी उसके आधार पर संसद जो है कानून बनाकर ये दिया जाएगा, जैसे कि शिक्षा का दायित्व जो है इसको दिया गया है उस प्रकार से। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, 39 BC समान नागरिक संहिता। ठीक है, समान नागरिक संहिता की बात भी कही जाती है। तो ये सब समय समय पर जैसी स्थिति रहेगी वैसी संसद द्वारा इसमें लागू किया जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, ऐसे अधिकार जो व्यक्तियों को मूल अधिकारों के अतिरिक्त प्राप्त होना चाहिए, ये वही है, एक प्रकार का अधिकार है, लेकिन यह राज्य के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, जैसी सिचुएशन होगी उस प्रकार से इसको लागू किया जाएगा, लेकिन इसको लागू करवाने के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ओके, ये भी बात सही है। ऐसी नीतियाँ जिन्हें सरकार द्वारा अपनाया जाना चाहिए, ठीक है, यही बात है अगला, यानी सभी के सभी कथन इसके क्या हो गए, सही हो गए। देखिए आगे, राष्ट्रपति के पद के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही है, सही पूछ रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति के पद, उसके त्याग पत्र, पदच्युति मतलब रिजिग्नेशन, हटा दिया जाना, मृत्यु, पद अवधि की समाप्ति के कारण रिक्ति होने पर राष्ट्रपति के निर्वाचित न होने तक उपराष्ट्रपति पद पर बना रहता है। देखिए यहाँ एक बात समझिए, यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, त्याग पत्र, ओके, पदच्युति यानी पद से हटाया जाना, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद, पद अवधि के समाप्ति होने के बाद। यहाँ पर ये एक ऐसा पॉइंट है, पद अवधि के समाप्ति हो जाने के बाद, अगर उसकी पद अवधि समाप्त हो जाती है तो इस स्थिति में जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक जो वर्तमान राष्ट्रपति रहेंगे वही तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि अगले राष्ट्रपति की चुनाव नहीं हो जाती है। इसलिए ये कथन तो यहीं पर गलत हो गया, क्योंकि इस स्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का पदभार संभालने के लिए कोई अधिकार नहीं दिया गया है और नहीं संविधान में ऐसा कोई प्रावधान भी है। ठीक है, उपराष्ट्रपति खाली तब तक काम करेगा जब तक ये देखिए त्याग पत्र वाली स्थिति में रहेगा, उनको पद से हटाया गया उस स्थिति में रहेगा, उनकी मृत्यु हो गई उस स्थिति में रहेगा। वो भी कितने दिन तक रहेगा, वो भी रहेगा 6 माह तक, 6 माह तक वो काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेटमेंट, राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। ऐसा कुछ है ही नहीं, तुरंत क्यों दी जाएगी भाई, एक मिनट,
राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा को दिया जाएगा। हाँ हाँ, सॉरी, ये बात सही है। उपराष्ट्रपति को तो वो दे देगा अपना त्याग पत्र, और उपराष्ट्रपति तुरंत ही लोकसभा अध्यक्ष को बताएगा कि भाई अब राष्ट्रपति महोदय नहीं रहे, यानी वो अब पद पे नहीं रहेंगे। ठीक है, इसलिए ये भी कथन क्या है, ये सही है। दूसरा नंबर सही है, पहला नंबर गलत है, इसलिए ओनली 2 हो जाएगा। ओके, आइए अब आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए ये रीट दिया हुआ है और उसका आधार दिया है, इस पे बताना है गलत और सही के बारे में। रीट तो इतनी ही बकवास है तो मुझे कभी याद ही नहीं होती है। बाकी देखते हैं। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा के बगल में दिया है क्षेत्राधिकार का उल्लंघन। ऐसा कुछ नहीं है, क्षेत्राधिकार का उल्लंघन ये तब दिया जाता है न्यायालयों के लिए उत्प्रेषण जब होता है। ठीक है, इसलिए ये कथन गलत है। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है सार्वजनिक पदों को अवैध रूप से धारण करने के लिए, इसके संदर्भ में अधिकार परीक्षा दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। उत्प्रेषण का ये हो गया, यानी ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब बचा बंदी प्रत्यक्षीकरण, मनमाने ढंग से बंदी बनाना, इसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, ये बात सही है। परम आदेश, यानी हम आदेश देते हैं, ये वरीय न्यायालय निम्न स्तर के न्यायालय को देता है ये आदेश, सार्वजनिक कर्तव्य का निष्पादन नहीं करने के जुल्म में। तो ये दोनों कथन सही है, इसलिए क्या हो जाएगा, ओनली 2 पेयर्स। ओके, आगे देखिए। समता के अधिकार के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन क्या है, सही है। ठीक, विधि के समक्ष समता सकारात्मक अवधारणा है, जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशिष्ट अधिकार का अभाव। ये बात तो सही है, इसका अर्थ ये होता है कि किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशिष्ट अधिकार, विशेषाधिकार का अभाव। लेकिन यह सकारात्मक नहीं है, यह नकारात्मक है, क्योंकि यह अधिकार तब दिया जाता है जब उसके सर्वांगीण विकास के लिए ना, कि हम मान लीजिए बगल में बैठे पड़े, हम कुछ काम कर रहे हैं और आप आकर वहाँ पर हो हल्ला करने लगो, चिल्लाने लगो, तो थोड़ी ना होगा। ऐसी चीज़ें थोड़ी ना, इसके लिए तो हम कुछ कर ही सकते उसको, इसलिए ये निगेटिव अवधारणा है। जहाँ समान और, इसलिए कथन क्या हो गया, गलत हो गया। जहाँ समान और असमान लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है, वहाँ अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जहाँ समान और असमान लोगों के लिए अलग अलग, जैसे कि ये 3 लोग हैं और ये इधर ये 3 लोग हैं, ये तीनों, ये अलग हो गया, एक समान हो गया, ये एक समान हो गया, इनके साथ एक अलग प्रकार के कानून लागू किए जाएंगे, इनके साथ एक अलग प्रकार के कानून हो गए। तो ये 14 का हुआ, 14 का मतलब क्या होता है, सबके साथ समानता, यानी इसके साथ भी इसके साथ भी, ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए ये कथन भी सही है। अब देखिए, विधि के समक्ष जो संरक्षण है, विधि का समान संरक्षण, ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, यहाँ विधि के समक्ष का मतलब ये होता है कि किसी विशेष व्यक्ति विशेष के पक्ष में कोई विशिष्ट विशेषाधिकार नहीं होगा। सामान्य विधि के समक्ष में सभी इक्वल है, विधि के समक्ष की बात होती है, और विधि यानी लॉ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ समक्ष का मतलब ये है। आगे क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन क्या है, सही है। मूल कर्तव्य संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, गलत है। ये यूएसएसआर सोवियत संघ से लिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट पर 1976 में ये जो बना हुआ था कमेटी, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन से 10 मौलिक कर्तव्य थे। ओके, इन्हें संसद द्वारा निर्मित विधि से लागू किया जा सकता है, ये सही है। एक गलत हो गया, 2 सही है। संविधान में अंतः स्थापित किए जाने के बाद मूल कर्तव्य को केवल एक बार संशोधित किया गया है, ये भी बात सही है। 2002 में किया गया था 86वें संविधान संशोधन से। क्या वो था उसमें, 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा देने के लिए ये कर्तव्य था माता पिता का। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर और समिति और आयोगों में से कौन सी मूल कर्तव्य से रिलेटेड है। सबसे पहले देखिए, न्यायमूर्ति वर्मा समिति 1999 में बना हुआ था, ये था फंडामेंटल ड्यूटी यानी मूल कर्तव्य से रिलेटेड। स्वर्ण सिंह समिति 1976 में था, इन्हीं के कहने पे फंडामेंटल ड्यूटी ऐड भी हुआ था। सरकारिया आयोग 1973-83 में बना हुआ था, ये सेंटर वर्सेस स्टेट के मामले को निपटाने के लिए था। ठीक है, इसलिए ये 3 नंबर नहीं होगा, बाकी का 1 और 2 हो जाएगा। ठीक, आइए, ये तो आसान था। देखिए आगे क्या बोल रहा है, राज्य के नीति निदेशक तत्व एनडीपीएसपी के बारे में बताना है। उदार बौद्धिक, अभी हम लोगों ने कल ही इसी वीडियो में देखा। गांधीवादी एक होता है,
एक उदार बौद्धिकवादी होता है और एक समाजवादी होता है। ठीक है। ग्राम पंचायत का गठन, ये तो गांधीवादी है, हम लोगों ने देख रखा है, तो ये नहीं होगा इसमें, क्योंकि पूछा उदार बौद्धिक। पर्यावरण वन संरक्षण, चलिए आगे देखते हैं। पुरुष और महिलाओं को समान, जहाँ समान की बात है वो समाजवादी हो गया। समान न्याय, यहाँ भी बात करते तो समाजवादी हो गया, तो अपने आप क्या हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण वाली बात। ठीक है, आगे देखिए। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत प्रदान की गई अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो क्या होगा। ठीक है, राष्ट्रपति किसी भी राज्य के लिए अध्यादेश देगा, बिल्कुल भी नहीं। अध्यादेश कब देता है, किसी भी राज्य के लिए अध्यादेश ये तभी न होगा जब 352 या फिर 356 के तहत राष्ट्रपति शासन या फिर राष्ट्रीय आपातकाल लगे। ओके। उच्च न्यायालय की शक्तियों को उच्चतम न्यायालय द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है। राष्ट्रपति को कुछ मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, ये बात सही है। देखिए 359 के में यही कहा गया है कि जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट के लिए हम कभी भी 32 और 226 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चले जाते हैं ना, अब 359 अगर ऐसी स्थिति आ गई तो अब 359 के तहत राष्ट्रपति निलंबित कर देगा, निलंबित करेगा नहीं, अपने आप निलंबित हो ही जाता है कि हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अब नहीं जा सकते हैं। ठीक है, 359 का मतलब ही यही हो गया, केवल आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। ठीक है, ये लागू रहता है। ओके, बाकी सारे खत्म हो जाते हैं, खत्म नहीं होते, हम उसके अवहेलना होने पर और मतलब उसको नेग्लेक्ट होने पर न्यायालय नहीं जा सकते हैं सिर्फ। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। मूल अधिकार के महत्व के बारे में पूछ रहा है। ओके, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक दुर्जेय कवच, सही है। आर्टिकल 32 और 226 के तहत अगर हमारा कुछ हनन होता है तो हम जा ही सकते हैं कोर्ट में। ये भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को मजबूत करता है, बिल्कुल सही है। 25-28 के तहत आप धर्म, किसी भी धर्म का प्रचार करिए, किसी भी धर्म को अपनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। ये राजनीतिक प्रक्रियाओं में लोगों की भागीदारी को आसान बनाता है, ये भी बात सही है। जैसे आर्टिकल 19, ये एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप देते हैं, नहीं ये तो डीपीएसपी का काम है। जैसे ही 4 गलत हुआ, ये भी खत्म, ये भी खत्म, 1 2 3 सही है, ये रहा। आगे देखिए। लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री काल के दौरान प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था, गलत है। सबसे पहले 1962 से 1966 के टाइम में हुआ था, 1962 से 1968 में पहली बार, और इस समय कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरी बार 71 से 77 में हुआ, इंदिरा गांधी के टाइम में, इसलिए पहला कथन गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए। सशस्त्र विद्रोह के संकट के आधार पर 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल हुआ था, बिल्कुल भी नहीं, आंतरिक खतरा के आधार पर हुआ था। ठीक है, इसलिए 1 और 2 हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2, दोनों में से कोई भी सही नहीं है, सही ही पूछ रहा था। संवैधानिक उपचार के अधिकार, ओके, अरे क्या हुआ, बताना है कि कौन सा सही है। संसद के किसी भी न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रीट जारी करने का अधिकार दे सकता है संसद, बिल्कुल दे सकता है। संसद चाहे तो किसी भी दे सकता है, हालांकि अभी रीट कौन कौन जारी कर सकता है, या तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट किसी भी क्षेत्र में किसी भी मामले पर रीट जारी कर सकता है। 1 मिनट देखिए, रीट की बात है, क्या हुआ, तो रीट अभी केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, और संसद चाहे तो किसी भी अन्य कोर्ट को कह सकता है कि आप रीट जारी कर सकते हो। ठीक है, ओके। देखिए, बात रहा हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट रीट किसी भी क्षेत्र के लिए जारी कर सकता है। हाई कोर्ट किसी भी क्षेत्र के लिए, जैसे फंडामेंटल राइट, इसके अलावा अन्य किसी भी मामले पर वो रीट जारी कर सकता है। लेकिन जहाँ तक बात सुप्रीम कोर्ट का है, तो सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के साथ ही के लिए ही रीट जारी कर सकता है, इसके अलावा किसी और चीज़ पे नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि हाई कोर्ट का रीट का क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। ठीक है, आइए, तो हम लोग रीट समझ गए। आइए अब देखते हैं अगला क्या कह रहा है। संवैधानिक उपचार के अधिकार को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऐसा कोई बात है क्या, किसी भी परिस्थिति में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है? हाँ, हालांकि 359 में ही ये बात कहा गया, अभी हम लोगों ने देखा ही है 359 में
केवल 20 और 21 को छोड़कर जैसे ही 359 लागू होगा, फंडामेंटल राइट का के लिए जो फंडामेंटल राइट उस समय गैर परिवर्तनीय हो जाता है। दूसरे शब्द में कहें तो गैर परिवर्तनीय हो जाता है, ठीक है। जो भी इसका मतलब ये हुआ कि हम उसके लिए कहाँ नहीं जा सकते हैं, उसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं अगर उसका हनन हुआ तो, केवल 20 और 21 को छोड़कर। तो क्यों नहीं, संवैधानिक उपचार भी तो एक प्रकार का मौलिक अधिकार ही है, इसलिए ये कथन भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो, दोनों में से कोई सही नहीं है। ओके, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 समानता के अधिकार के संदर्भ में बताना है। कैसे हो गया भाई, क्या हुआ? ओके, कोई नहीं। यह राज्य को निवास स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव करने के लिए है। निवास स्थान के आधार पर कर सकता है क्या, बताइए? सही पूछ रहा है ना। निवास स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव करने से रोकता है? बिल्कुल भी नहीं। केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, देखिए यही पॉइंट है, जन्म स्थान, बर्थ प्लेस, हम जहाँ रह रहे हैं, जहाँ जन्म ले रहे हैं वो तो अलग हो ही सकता है। तो निवास स्थान के आधार पर रोकेगा क्यों? निवास स्थान के आधार पर उसके साथ क्या भेदभाव किया जा सकता है, ठीक है। इसके तहत राज्य की महिलाओं, क्या है भाई, महिलाओं के लिए, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, ये भी बात सही है, विशेष प्रावधान का अधिकार है, ठीक है। यह महिला को, यह राज्य को जो शैक्षणिक संस्थान है उसके लिए विशेष प्रदान की अनुमति प्रदान करता है? बिल्कुल भी नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। अरे यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा है, ये क्या क्या लिखा है, ठीक है, छोड़ो, इतना इतना पीडीएफ में देख लेना बस आप लोग, ठीक है। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। महाभियोग से चलिए कुछ चीजें देख लेते हैं यहाँ पर पहले। ओके, आइए। देखिए, प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? राज्यसभा, लोकसभा और एक होता है विधानसभा। इन सब के सिर्फ निर्वाचित सदस्य कौन भाग लेंगे? सिर्फ निर्वाचित एमएलए और एमपी। और दिल्ली यानी एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, और पुदुचेरी, कौन? पुदुचेरी, इसके निर्वाचित सदस्य सिर्फ भाग लेंगे। और वहीं महाभियोग में, महाभियोग में कौन भाग लेगा? महाभियोग में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे, ठीक है। और वहीं जब प्रेसिडेंट का महाभियोग चल रहा होता है तो प्रेसिडेंट या तो खुद अपना प्रेजेंटेशन देकर वहाँ बात पूरा कर सकता है और अपने एवज में किसी एक पर्सन को वहाँ पर तैनात कर सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, जब महाभियोग चलता है तो महाभियोग कैसे पारित होना चाहिए? इसको स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं। किस चीज़ से महाभियोग होना चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी से। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब हो गया जितना स्ट्रेंथ है आपका, जैसे कि लोकसभा का ये 550 और उसका जो भी वोट करने वाले हैं उसका उसके आधे से ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो गया स्पेशल मेजोरिटी के लिए। और वहीं जहाँ तक बात अगर उपराष्ट्रपति की आती है तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन भाग लेता है? केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, मनोनीत भी, ठीक है। और वहीं इनको हटाना हो तो ये सिर्फ राज्यसभा में ही आ सकता है और वह वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की राज्यसभा की एक्स्ट्रा शक्ति है, यानी लोकसभा के पास ये शक्ति नहीं है। और यहीं पर स्पेशल मेजोरिटी से इसको पास किया जाता है और लोकसभा उसमें क्या करेगा? सिर्फ साधारण बहुमत से इस चीज़ को
कंप्लीट कर सकता है। ओके, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा। अब आगे आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उसी में देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर थे, राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है, संविधान द्वारा परिभाषित है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसी कोई भी चीज़ संविधान में परिभाषित नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारा संविधान लचीला है। और जितना लचीला है हमारा संविधान, क्या है, काफ़ी लचीला है। लचीला का मतलब कि समय के साथ उसकी परिभाषा है, उसमें चीज़ें चेंज होती रहती है, इसलिए संविधान ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। ठीक है। महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं राष्ट्रपति, अभी हम लोगों ने देखा। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदन द्वारा प्रत्येक सदन के कुल 2/3 बहुमत, अभी हम लोगों ने देखा 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, यानी स्पेशल मेजोरिटी। राज्य के केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति महाभियोग में भाग नहीं लेते। अभी ने हम लोगों ने देखा महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। और देखिए, जिस सदन में आरोप अभियोग पर रिलेटेड सदन का 1/4 सदस्य का सिग्नेचर आवश्यक है, तभी महाभियोग लगाया जाएगा। जैसे कि अगर 550 है तो इसका 1/4 निकाल लीजिए, इसका 1/4 जो होगा 550 का, ये लोकसभा में अगर होगा तो उसका सिग्नेचर होगा, तभी जाके ये चीज़ें अप्लाई की जाएगी। ठीक है। और राष्ट्रपति को इसकी 14 दिन की पूर्व नोटिस देना आवश्यक है। अब तक ऐसा किसी भी प्रेसिडेंट पर किया नहीं गया है। ठीक है। तो कौन कौन सही है? एक गलत हो गया, 2, 3 और 4 सही है। तो ये हो गया सही आपका। ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से किसकी या किनकी निरंतरता के लिए बार बार संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है? राष्ट्रीय आपात प्रत्येक 6 माह पर संसद के अनुमोदन के लिए से इनफाइनाइट हो जाता है, यानी इसके लिए प्रत्येक 6 माह पर करना पड़ता है 352 के तहत। राष्ट्रपति शासन, इसके लिए भी किया जाता है। वित्तीय आपात, बिल्कुल भी नहीं। वित्तीय आपात एक बार लागू होने के बाद 60 दिन के भीतर अनुमोदित करिए, 60 डेज के भीतर, और उसके बाद हमेशा के लिए रह जाएगा जब तक आप उसको ख़त्म ना करते हैं। इसके लिए कोई टाइम पीरियड की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कौन गलत सही हो गया? 1 और 2। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के मौलिक का सबसे उपयुक्त अर्थ बताता है, यानी मौलिक का सबसे बेहतर अर्थ? ये कार्यपालिका की निरंकुशता पर सीमा के रूप में कार्य करता है, ये बात सही है। ठीक है। लेकिन सबसे मौलिक का मतलब सबसे उपयुक्त अर्थ यहाँ पूछ रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। ऐसा देखते हैं आगे। ये प्रकृति में अलंघनीय है क्योंकि उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है। संशोधित किया ही जा सकता है, लेकिन मूल जो बातें हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है, उस पर बिना छेड़छाड़ किए हुए। ठीक। ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, बिल्कुल यही है। ठीक है, इसलिए कथन सही हो गया। ये बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के लिए प्रत्यायुत है। क्यों नहीं भेदभाव कर सकते भाई? एज के आधार पर तो भेदभाव किया ही जाता है ना, अभी हम लोगों ने देखा। बर्थ प्लेस के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन निवास स्थान के आधार पर तो भेदभाव किया जा सकता है ना, निवास स्थान के आधार पर। ठीक है। एज के आधार पर किया भी जा सकता है। ठीक है। आगे देखिए, वित्तीय आपात के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही है। यह देश के किसी निश्चित भाग पर आरोपित नहीं किया जा सकता है, बल्कि संपूर्ण देश पर। ऐसा कुछ नहीं है। यह देश के किसी भी छोटे भी भाग पर लागू किया जा सकता है, या संपूर्ण देश पर भी लागू किया जा सकता है। संसद द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद बिना किसी अनुमोदन के किसी समय तक बढ़ाया जा सकता है। वही है, 60 दिन के भीतर अनुमोदित कीजिए और किसी भी समय तक रहने दीजिए। इसे केवल लोकसभा द्वारा पारित संकल्प द्वारा निरस्त किया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर ये चीज़ें हो गया बोथ हाउसेस, दोनों हाउस द्वारा होना चाहिए। ठीक है, शायद दोनों हाउस द्वारा होना चाहिए ना। ठीक है, तो बोथ हाउसेस द्वारा होता है ना, इसलिए इसका तीनों का था। ये गलत हो जाएगा, 3 नंबर, केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है। आइए देखते हैं आगे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 शैक्षिक और अर्थ संबंधी हितों के अभिवृद्धि का प्रावधान है। किसके लिए है? धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए नहीं, SC ST के लिए ही है सिर्फ वो। ठीक है। अनुच्छेद 16 के संदर्भ में बताना है, यह राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति तक ही सीमित है। एकदम सही है, सिर्फ पद की नियुक्ति तक के लिए ही अनुच्छेद 16 है।
ये सिर्फ राज्य के अधीन ही किसी पद के लिए और क्या है। और ये क्या कहता है, ये कहता इसमें ये बताया गया है कि सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता की गारंटी देने की बात कही जाती है। इसमें है सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता की गारंटी दी जाएगी। वही हम अभी यही डिमांड है ना बीपीएससी के लिए, देखिए यही है ना अवसर की समानता के लिए। लेकिन देखिए बीपीएससी ने 13 को अलग से एग्जाम ले लिया, 4 को अलग से ले लिया, तो अवसर की समानता कहाँ हमें मिली, इनके लिए कुछ और इनके लिए कुछ और सीट वही उतना ही। अलग अलग एग्जाम होता तब तो अलग अलग हो पाता ना, ये नहीं। आर्टिकल 16 का हनन तो हो ही रहा है वहां पर, बट क्या कर सकते हैं अपन। इस अनुच्छेद के तहत पदोन्नति के आरक्षण नहीं दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, दिया जा सकता है एससी और एसटी के लिए, इसलिए ये कथन गलत है। ठीक है, केवल एक सही है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किसके अंतर्गत एकता और अखंडता डीपीएसपी के तहत नहीं है, मूल कर्तव्य और उद्देशिका के तहत है, 51 के ए में दिया गया है, इसलिए 2 और 3 सही हो गया। ये तो नॉर्मल सी बात है याद करने वाली। भारतीय नागरिकों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसके पास आर्टिकल 14 के तहत समता का अधिकार है। ठीक है, भारतीय नागरिकों के अलावा किसके पास है। ठीक, विदेशी नागरिक के पास भी है। सांविधिक निगम, पंजीकृत संस्थाएं जो मतलब रजिस्टर्ड है, और सांविधिक निगम जैसे एमसीडी वगैरह इसके पास है। देखिए 15, 16, 19 और 29 और 30 ये सिर्फ सिटीजन्स के पास होते हैं, यानी भारत के नागरिक के पास सिर्फ यही है। कितना, 3, 2, 5, 15, 16, 19, 29, 30 ये ऐसे मौलिक अधिकार है जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, ओनली नागरिकों को। और उसके अलावा कौन कौन बच गया, 14, 17, 18, उसके बाद 20 से लेकर 28, फिर ये सारे किसको प्राप्त है, ये सभी को प्राप्त है। 32वीं, सभी बालक के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखरेख शिक्षा प्रदान करने के प्रावधान किसमें दिया गया है, डीपीएसपी में दिया गया है। ठीक है, ये 6 वर्ष तक की बात कह रहा है, समझे, 6 वर्ष तक की बात कह रही है, ना कि 6 से 14 कहा जा रहा है। ओके, आइए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में जो बातें अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार होगा ऐसी कही गई है, वो किसके लिए, प्रसारण का अधिकार भी कर सकते हैं, व्यवसायिक वाक की स्वतंत्रता भी है, आलोचना करने की स्वतंत्रता भी है, राष्ट्रीय सीमाओं से परे अभिव्यक्ति का अधिकार। हाँ, भले ही आजकल आलोचना करने पे लोग जेल में ठूस देते हैं, सही है। ठीक है, भारत के संविधान में वन और पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किस उपबंध में निहित है। देखिए, वन और संरक्षण सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट कहना है, 21 वन काटेंगे हमारे जीवन का हनन हो रहा है। नीति निर्देशक तत्व 48(a) में कहा गया है, मूल कर्तव्य 51(a) के जी में कहा गया है, 7वीं अनुसूची में वन, समवर्ती सूची 256 ऐसी, सॉरी 256 नहीं, 256 विषय की बात कहा गया वहाँ पे, समवर्ती सूची में है, ये सभी के सभी में हो गया। ठीक है, ये आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके तहत राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए कलात्मक एवं ऐतिहासिक अभिरुचि स्मारक स्थान वस्तुओं का संरक्षण करना, ये डीपीएसपी के तहत दिया गया है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित करता है, बिल्कुल भी नहीं, संविधान ऐसा कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाता है परिभाषित करने वाला, डिटेल जानकारी देने वाला। आर्टिकल 28 के तहत राज्य द्वारा प्रशासित और किसी भी विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की अनुमति है, ये सही है। अनुच्छेद 29 केवल भाषाई अल्पसंख्यक के लिए है, बिल्कुल भी नहीं, धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए भी है। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है, उसे पद से हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। उपराष्ट्रपति के लिए हाँ, महाभियोग नहीं होती है, ये बात सही है। उसे केवल राज्यसभा में लाया जाएगा, एक संकल्प और विशेष बहुमत से पारित की जाती है, यानी 2/3 बहुमत। उसे राज्य के ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है राज्यसभा के, जिसे राज्यसभा का तत्कालिक समस्त सदस्य बहुमत से पारित करता है, इसमें लोकसभा सहमत हो, यानी लोकसभा सिंपल मेजोरिटी इसको कहते हैं। ठीक है, उसे पद से हटाए जाने के लिए संविधान के किसी आधार का उल्लेख नहीं है, ये भी बात सही है, नहीं सभी के सभी क्या हो गए, सही हो गए। आगे देखिए, बता रहा, पूछना है यहाँ पर क्षमा का प्रकार की बात है। देखिए क्षमा पहले देख ही लेते हैं। ओके,
लघुकरण, लघुकरण का मतलब क्या होता है कि आपको बहुत जो सजा दी गई है ना, सजा की प्रकृति को चेंज करना। प्रकृति को चेंज करने के बाद आपको कठोर से कठोर दूसरे सजा में दिया जा सकता है। जैसे कि अगर आपको मृत्युदंड दिया गया है तो मृत्युदंड को आजीवन कारावास में चेंज कर दिया, यानी इसमें प्रकृति चेंज होता है। और वहीं परिहार की जहाँ तक बात है तो परिहार में प्रकृति चेंज नहीं होता है, ठीक है। परिहार में अगर आपको 20 साल की सजा है तो आपको घटाकर 15 साल कर दिया गया। प्रकृति चेंज नहीं होती है, प्रकृति वहीं रह गया, बस सजा को कम कर दिया गया। और विराम, विराम का मतलब होता है कि किसी विशेष परिस्थिति में रोक लगाना। जैसे कोई गर्भवती महिला है, गर्भवती महिला गर्भवती महिला को अगर फांसी की सज़ा दी गई है तो उसको तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसका बच्चा जन्म ना हो जाए, क्योंकि उस बच्चे के जन्म का, जीवन का अधिकार भी तो उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए। और एक होता है प्रविलंबन। प्रविलंबन का मतलब होता है कि किसी विशेष परिस्थिति में विलंब लगा देना। जैसे कि दोषियों के लिए दंड के निष्पादन में विलंब लगाना। क्यों? क्योंकि मान लीजिए राष्ट्रपति के पास अगर उसकी केस चल रही है, ठीक है, राष्ट्रपति के पास क्षमा के लिए दिया हुआ है, तो उस स्थिति में विलंब, प्रविलंबन लागू होता है। और एक होता है क्षमा, जिसमें 100% ही पार्डन जिसको बोलते हैं उसको कर दिया गया खत्म। तो देखिए, अच्छे से देख लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए क्या क्या होता है। एक होता है क्षमा, जिसमें 100% क्षमा कर दिया गया, ठीक है। एक होता है परिहार, जिसमें दंड की प्रकृति में कोई चेंज नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है, यानी आपके 30 साल की सजा को 20 साल कर दिया गया, ठीक। इसके बाद क्या होता है, एक होता है प्रविलंबन। प्रविलंबन का मतलब होता है कि किसी विशेष स्टे लगा देना। नॉर्मल सी बात है। क्यों स्टे लगाना? मान लीजिए उस व्यक्ति की केस कहाँ गया है क्षमा के लिए, प्रेसिडेंट के पास गया है, इसलिए उस पर तब तक के लिए स्टे लगा दिया जाता है। एक होता है विलंब। विलंब का मतलब होता है कि किसी विशेष परिस्थिति में, स्पेशल कंडीशन के टाइम में रोक लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई महिला गर्भवती है, ठीक है, तो उस समय उसको अगर फांसी का सजा मिला हुआ है तो नहीं दिया जाएगा जब तक कि बच्चा जन्म ना हो जाए। और एक होता है लघुकरण, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, लघुकरण, उसके प्रकृति को चेंज कर दिया जाता है इसमें, ठीक है। जैसे कि फांसी की सजा को आजीवन कारावास यानी जीवन भर कारावास में बदल दिया जाता है, ठीक है। ये होता है, ओके। तो इसका दो का तो ये हो गया। परिहार का मतलब अभी हम लोगों ने देखा। परिहार का मतलब कि प्रकृति में चेंज किए बिना, यानी 30 वर्ष के कठोर सजा को 20 वर्ष में करना। विराम का मतलब होता है महिला की जो मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित करना या फिर रोक लगाना कुछ देर के लिए। प्रविलंबन का मतलब होता है स्टे लगाना, ठीक है। तो 1 और 4 सही हो गया, बाकी वो 2 और 3 गलत हो गया। आगे देखिए 49। किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन को रद्द करने के लिए संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है। नहीं, केवल उद्घोषणा से भी किया जा सकता है, इसलिए यह कथन गलत है। राष्ट्रपति उद्घोषणा से भी सिंपल से किया जा सकता है। 1978 में 44वें संविधान संशोधन से राष्ट्रपति शासन की घोषणा की मदद संसद की शक्ति को सीमित कर दिया गया। ये बात सही है। 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने की शक्ति, संसद की शक्ति को सीमित कर दिया। हाँ, ये हाँ, जैसे 42वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया था ना, कि बिना मंत्रिमंडल के सिग्नेचर के भी जब प्रधानमंत्री बोला तो कर दिया जाएगा। बट 44वें से ऐसा कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक मंत्रिपरिषद उस पर सिग्नेचर नहीं करता है तब तक ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, इसलिए सीमित ही मानेंगे ना इसको। अगला देखिए, भारत के संविधान के अनुसार, ऐसे कथन को, ऐसी बातों को घेर लिया कीजिए। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन मूल अधिकारों के उल्लंघन एवं विदेशी नागरिकों के लिए सुरक्षित नहीं है? विदेशी नागरिक के लिए कौन कौन नहीं है? अभी देखें 15, 16, 19, 29 और 30, ये सिर्फ नागरिकों के लिए। अब देखिए, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विच्छेद, ये कितने में है? ये 16 में है।
तो ये तो ओनली नागरिक के लिए है, तो ये हो ही गया। जीवन का अधिकार 20 नंबर है, जो सबको दिया गया है, तो ये नहीं होगा। जहाँ जहाँ 3 ऐसे ही कट गया तो आंसर हो गया 1, 2 और 4। वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ नागरिकों को दिया गया है, ठीक है। 19 में सांस्कृतिक अधिकार सिर्फ नागरिकों को है, ठीक है। इसलिए ये कथन, ये भी क्या हो गया, सही होगा। यानी 1, 2 और 4 ये सिर्फ नागरिकों को दिया गया है, विदेशियों के लिए नहीं है। इसलिए इसका 1, 2 और 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अभी हम लोग 50 का उसका कंप्लीट कर लिए, 50 क्वेश्चन। ये थोड़ी सर्दी जुकाम है ना, थोड़ी आवाज़ में समस्या आ रही है, ठीक है। खैर कोई नहीं। उसके बाद हम लोग टेस्ट 1 और टेस्ट 2 कर लिए, ठीक है। टेस्ट 3 देखेंगे बाद में। ओके, आइए, थैंक यू।